देखिए, कल हमने काफी कुछ समझा जुवेनाइल के बारे में, जुवेनाइल क्या है, जस्टिस के बारे में समझा, जस्टिस क्या है। ठीक है। केयर और प्रोटेक्शन जो है, इस शब्द के बारे में भी समझा। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि जब कोई टाइटल किसी एक्ट का बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। या तो वो कोई सब्जेक्ट मैटर बता रही है, और या सब्जेक्ट मैटर बता रही है तो उसका उद्देश्य बता रही है ना, ऑब्जेक्ट बता रही है कि वो क्या करेगा आगे जाके। तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया था, जुवेनाइल का मतलब बिलो 18 एज का जो बच्चा है। ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एज कितनी है, 18 साल से कम उम्र है, वो जुवेनाइल कहलाता है। चाइल्ड भी 18 साल से कम उम्र का है। लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन नंबर 212 में दे रखी है चाइल्ड की, और 235 की दे रखी है कहां पर, जुवेनाइल की डेफिनेशन। लेकिन मैंने साथ ही साथ बताया कि यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, जस्टिस। क्या मतलब है जस्टिस का? तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था कि ये क्या कर रहा है। ये एक्ट जो है, उन बच्चों के साथ होने वाली कोई भी घटना, या घटना का मतलब या तो किसी ने अपराध किया है या किसी के साथ अपराध हुआ है, उनको क्या देना है, जस्टिस प्रोवाइड कराना है। और ये जस्टिस जो सिस्टम है, वो किसकी गारंटी है, ये स्टेट की गारंटी है, वो आपको ये प्रोवाइड कराएगी। अब कैसे करवाएगी, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर साथ ही साथ दो शब्द और हैं जिसे जस्टिस के अंदर ही जोड़ा गया है, वो है केयर और प्रोटेक्शन। ऐसे बच्चे जिनको नीड है, आवश्यकता है किसी केयर की और किसी तरीके के प्रोटेक्शन की, तो ऐसे बच्चों की भी बात इस ही एक्ट में की गई है। ऐसे बच्चे कौन से हैं? तो इस तरीके से हमारे सामने दो टाइटल निकल के आए, जिनको मैंने कल शॉर्ट फॉर्म में सीसीएल और सीएनसीपी कहा था। अब इनको कहां डिफाइन किया है, मैंने कल बताया था सेक्शन नंबर 2 का 13 और सेक्शन नंबर 2 का 14। देखो, सेक्शन नंबर 2 का 12 में चाइल्ड को डिफाइन किया है, और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। क्या बोलते हैं सीसीएल को? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर कन्फ्लिक्ट, और एल फॉर लॉ। तो ऐसा बच्चा जिसका क्या चल रहा हो, लॉ से संघर्ष चल रहा हो, लॉ से, लॉ को जिसने ब्रीच किया हो, लॉ को जिसने तोड़ा हो, ऐसा कैटेगरी का बच्चा क्या कहलाएगा, सीसीएल, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सब्जेक्ट मैटर इस एक्ट में बता दिए हैं। इसी तरीके से है सीएनसीपी, इसको बोलते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसी कैटेगरी का बच्चा जिसको नीड है किसकी, यही था ना टॉपिक का टाइटल, केयर की और प्रोटेक्शन की। तो ऐसे बच्चों के बारे में आपको सीसीएल और सीएनसीपी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, वो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। याद है आपको? कहां से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलती है? कौन सा आर्टिकल देता है जीजे एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? आर्टिकल 15 क्लॉज 3। 15। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर है 15 क्लॉज 3। मैंने इसको उल्टे सीधे तरीके से दोनों तरह से घुमा के भी बताया था कैसे इसको मिलता है। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो ये बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है जिसके आधार पर इसको वैलिड डिक्लेयर किया गया है। क्लियर हो गई बात? दूसरा, इसी तरीके से ये तो हो गई फंडामेंटल राइट के बारे में। मैंने बताया था ना, ऐसे फंडामेंटल राइट जो क्या होते हैं, एनफोर्सिबल। सारे फंडामेंटल राइट आपके एनफोर्सिबल है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से आप करवा सकते हो अगर कोई ब्रीच कर दे तो। लेकिन ऐसे ही मैंने आपको कुछ डीपी एसपी के बारे में बताया था, क्या ये एनफोर्सिबल होते हैं क्या? लेकिन यहां पर भी बच्चों के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस डाले हुए हैं, जैसे कि वो है आपका सेक्शन नंबर 39 का क्लॉज ई और एफ। जैसे सेक्शन नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 और 47, ये सारे के सारे बच्चों से ही रिलेटेड आपको कुछ कानूनों के बारे में बताते हैं। उनके न्यूट्रिशन को लेकर के उनकी लीगल, वो उनको लीगल एड दी जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके की चीजों को जो है आपके कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सेक्शंस में जोड़ा गया है। ठीक है। जैसे कि ये हेल्थ, ये जो है आपका सेक्शन नंबर 39 ई, देख रहे हो आप? सेक्शन नंबर 39 ई जो है,
ये हेल्थ ऑफ वर्कर की बात करता है। अब जहां पर चाइल्ड खुद वर्कर बन रहा है, तो अब कैसा बच्चा है, मतलब आपने तो उसे फैक्ट्री में इन्वॉल्व करवा लिया, लेकिन बच्चा जो है जिसको ऐसा आपने इन्वॉल्व करा है एज अ लेबर, वो बच्चे की हेल्थ कैसी है, कितनी एज का बच्चा है, इसके भी कायदे कानून बने हुए हैं। आज के टाइम पर आपके सामने फैक्ट्री एक्ट है ना, 1950 का, उसके अंदर भी इस तरीके की बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बहुत सारे प्रोविजंस बताए थे जहां पर चाइल्ड के रिगार्डिंग ये जो आपका चार्टर आए थे उस टाइम पर, ठीक है, ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है सिस्टम। तो मैंने आपको 1861 से लेकर के 1850 से लेकर के और आगे तक के बहुत सारे प्रावधान बताए जहां पर ऐसे ऐसे एक्ट आए हैं जहां पर बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविजन उन्होंने भी डाला है। ठीक है, चाहे उनको स्किल देने के लिए, चाहे उनको रिफॉर्म करने के लिए, चाहे उनके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे गार्जियन वार्ड्स एक्ट बताया था, रिफॉर्मेटिव स्कूल्स एक्ट बताया था मैंने आपको, है ना। तो इस तरीके कुछ एक्ट हैं आपके सामने जिनके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आईपीसी के भी सेक्शंस बताए थे। कौन कौन से सेक्शन थे आईपीसी के? Sir, जिनमें 82. बिल्कुल सेक्शन नंबर 82 और सेक्शन नंबर 83 आईपीसी। 82 और 83 में जो है बच्चों के प्रोटेक्शन की बात की गई है। अगर बच्चे ने किसी तरीके से किसी को मार भी दिया है, ठीक है, तो उसको फुल प्रोटेक्शन मिल जाता है वहां पर। और 83 में 7 से 12 साल के बच्चे के बारे में बता रखा है, ये बच्चे डॉलिन कैपेक्स कहलाते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए कि कैसा एक्ट किया है, क्या उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उस हिसाब से उसे प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर हो गई थी यहां तक की बात अपनी? फिर इसी के साथ मैंने आपको कुछ और भी चीजें बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये एक्ट 2015 का आया क्यों, जबकि हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन से एक्ट आए हुए थे? 1986, 1986 का आया हुआ था। फिर उसके बाद 2000 में भी आ गया था, क्योंकि 1986 के अंदर जब एक्ट आया था बच्चों से रिलेटेड बातें तो हुई थी, लेकिन इतना क्या इतना इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, इसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज थी। ठीक है ना, तो इतना इससे इफेक्टिव नहीं था ये, है ना, सोसाइटी के अंदर कि बच्चों को और अच्छा कर सके। लेकिन हमारे उस टाइम पर कुछ ऐसी कन्वेंशंस हुई थी। क्या हुई थी? कन्वेंशंस, कन्वेंशंस को बोलते हैं संधि। इंटरनेशनल ट्रिटीज सुना है ना? इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रिटीज हुई थी उस टाइम पर, उन जैसे बीजिंग में हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी, कुछ जेनेवा में हुई थी, तो कुछ ऐसी ट्रिटीज हुई थी उनके अंदर बच्चों के राइट्स को लेकर के। अब ह्यूमन राइट्स के अंदर तो बच्चे की भी राइट्स आ गए, विमेंस के भी राइट्स आ गए, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन भी महिलाओं का हो रहा था। और इसी वजह से हमने अपने संविधान में भी एक आर्टिकल डाला यहां पर, आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3, जिसमें स्टेट जो है कहां पर डिफाइन है आपके संविधान में बताइए? राज्य। Sir, हाँ, Article 13. आर्टिकल Article नंबर, 12 हाँ, and 36. हम्म, आर्टिकल नंबर जो 12 है आपका, वहां पर इसी के बारे में प्रोविजन किया गया है और बता रखा है कि स्टेट क्या होता है। उस स्टेट के बारे में यहां पर लिखा है कि स्टेट क्या कर सकती है? मेक स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग या रिलेटिंग टू द चाइल्ड एंड विमेन। तो मतलब वहां पर स्पेशल प्रोविजन इनसे रिलेटेड, वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। मैंने आपको कल ही उदाहरण दिया कि सेक्शन आर्टिकल नंबर 15 आपको क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, लिखा है ना, जेंडर, सेक्स और ये सारी चीजों के रिगार्डिंग बताता है वो, रेस, कास्ट। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन बनाया गया क्योंकि यहाँ पर जेंडर को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि महिलाओं का हो रहा है क्या? एक्सप्लॉयटेशन। तो ये नेशनल लेवल पर भी हो रहा है और क्या हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बनाया? ट्रिटीज इनेक्ट की। अब इन्होंने ट्रिटीज कही तो कहीं ना कहीं जिस देश में की उसी देश का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे जेनेवा में की तो जेनेवा जुड़ गया, बीजिंग में करी तो बीजिंग जुड़ गया। अब ये महिलाओं से रिलेटेड तो हमारा कोई इससे काम नहीं है। हमारा क्या काम है? बच्चों से रिलेटेड जो जो ट्रिटीज हुई होंगी और उनको हमने अडॉप्ट किया है। आपको पता है ना, जब कोई कानून बनता है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, तो अगर इंटरनेशनल कोई कानून बना है और हमारा उससे इनकंसिस्टेंसी है, मतलब विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रोविजन उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा संविधान अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम ऐसे लोगों को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारा डोमेस्टिक लॉ है ये, ठीक है। अब वहां पर तो क्या क्या चीजें बता रखी है, हम थोड़ा ना हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा जो कंसिस्टेंसी, जो जो चीजें समझ में आ रही है उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्हीं चीजों को लेकर के हमने कुछ लॉज को भी यहां पर क्या किया, अडॉप्ट किया। अब वो कौन कौन से लॉज हैं पहले लिखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो डिक्लेरेशन हुए थे उनके बारे में लिखिए फटाफट से। पहला था आपका जो आज से 100 सवा 100 साल पुराना है, वो हुआ था, लिखिए डीआरसी। डीआरसी इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी आयुषी जी बताइए, डीआरसी की। So Declaration of Rights, हम्म Children. डिक्लेरेशन, Uh, हाँ हाँ, बस 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 यही, डीआरसी इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर द चिल्ड्रन। लिख लिया। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, ये हुई थी आपकी करीबन करीबन, ये हुई थी आपकी 1924 के आसपास, 1924 में इसको किया गया था। अब 1924 में इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी ऐसा संगठन था जिसने ये डीआरसी बनाई होगी, क्या था उस टाइम पर? so League of Nations, आज के टाइम पर क्या है, United Nations. समझ में आ रही बात? तो यूनाइटेड नेशन जो है आज के टाइम पर है, उस टाइम पर क्या था हमारे पास, लीग ऑफ नेशन। तो उस डीआरसी की जो डिक्लेरेशन थी, इसे जेनेवा डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा डिक्लेरेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। लिख लिया क्या? आगे लिखिए। ये तो था डीआरसी, जो आपको 1924 में बनाया गया था, ठीक है। उस टाइम पर ट्रीटी हुई थी जेनेवा के अंदर, और उस टाइम पे क्या थी, लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन कब विघटित हुई, पता है ना आपको? वर्ल्ड वॉर हो गया था फर्स्ट, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो उसकी वजह से लीग ऑफ नेशन आई थी। फिर दोबारा क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन खत्म हुई कब, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, ये तो पता है ना आपको। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई, फिर क्या बन के आया, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये आपके सामने बन करके आ गया था, ठीक है। तो अब यहां पर हुआ क्या कि उस टाइम पर 1924 में उन्होंने बनाई थी, उस संस्था ने बनाई थी इंटरनेशनल लेवल पर, इसी को यूनाइटेड नेशन ने भी क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। मतलब वही ट्रीटी, नाम चेंज के, जैसे हमारे यहाँ पे सरकार बदलती है तो पॉलिसीज के नाम भी चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उसी डीआरसी को अब क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर दिया, सीआरसी में। किस में कन्वर्ट कर दिया? तो यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है, यहां पर आपके सामने सीआरसी आ गया। अभी सीआरसी क्या है, कोई बता सकता है? सीआरसी फुल फॉर्म क्या है इसकी? Convention of Rights of the Children. कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहां तक आपको ये चीज निकल के आई, ठीक है। एक एक मिनट होल्ड करिए, 5 मिनट में मैं आपको दोबारा से ही चालू करते हैं ना क्लास। मैं अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे सीआरसी के बारे में। तो वो सीआरसी जो है, उससे पहले कौन सी कन्वेंशन थी जिसको कन्वर्ट करके सीआरसी बनाया गया? डीआरसी। ठीक है DRC. ना? तो डीआरसी जो थी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड उनके राइट्स को लेकर के, कि उनके भी कुछ राइट्स होते हैं भाई साहब, ऐसा तुम उनको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। उनको लेकर के कुछ रूल रेगुलेशंस, नियम बनाए गए कि भाई बच्चों को इस तरीके के शोषण से दूर रखा जाए, उनको लेबर के तौर पर यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो वर्नेबल नेचर के होते हैं वो, आपको तो पता ही है, बहुत उनका मतलब अपने हिसाब से तो जैसा उनको ढाल देते हैं वैसा वो बन जाते हैं, ना तो वो किसी से कुछ कहने वाले। भाई महिला अगर वो ज्यादा एज की है, मतलब मेजर है, आदमी अगर मेजर है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो मेजर है, तो वो अपने राइट का संरक्षण खुद भी कर सकता है। लेकिन बच्चा किससे कह सकता है? आप तो कुछ भी करवा सकते हो उससे। ठीक है, वो तो जानता ही नहीं किसी चीज के बारे में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इन्होंने इसके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीआरसी फॉर्म करी। किसने की? लीग ऑफ नेशन ने, है ना? ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि डीआरसी का किसने बनाया गया, है ना? प्री में ये सवाल आते हैं इस तरीके के। अब ये आप ये सोच रहे हो कि भाई ये हिस्ट्री से रिलेटेड प्री में कैसे आएंगे, वो सब कुछ पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। डीआरसी को कन्वर्ट किस में किया हमने? 1989 में, 1989 लिखिए। डीआरसी कन्वर्ट हुई किस पर? सीआरसी में, जिसको कहा गया कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। लिखिए फटाफट से। ये किसने किया इसको? अडॉप्ट किसने किया डीआरसी को? यूनाइटेड नेशन ने, है ना? तो इस यूनाइटेड नेशन ने जब इसे कन्वर्ट किया, तो इसी डीआरसी को जब सीआरसी बनाया गया, तो इसको क्या बोलते हैं आज के टाइम पर? यूएनसीआरसी। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और कब हुआ ये अडॉप्ट, कब किया इन्होंने? 1989 में। लिख लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद हमारे सामने एक और चीज आई। उस टाइम पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ रियासतें थी, प्रेसिडेंसी टाउन थे, तो अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ पर अलग अलग जिस तरीके की जगह थी उस हिसाब से बच्चों के लिए अलग अलग लॉ लेके आई है। जैसे कि उस टाइम पर मद्रास एक प्रेसिडेंसी टाउन थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी एक्ट आया हुआ था, मद्रास चिल्ड्रंस एक्ट। लिखिए, उस टाइम पर कौन कौन से एक्ट आए थे? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर कुछ लॉज अडॉप्ट किए, और किससे रिलेटेड थे वो? चिल्ड्रन एक्ट से रिलेटेड, मतलब चिल्ड्रन लॉज, चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉज अडॉप्ट किए हमने। जैसे कि पहला था जो उस टाइम पे बना था, लिखिए, मद्रास चिल्ड्रंस एक्ट 1920। ऐसे ही दूसरा आया था कलकत्ता। कलकत्ता भी एक प्रेसिडेंसी थी कि नहीं थी? तो इनका ही लॉ चल रहा था, तो कलकत्ता चिल्ड्रंस एक्ट। ठीक है। ऐसे ही बंगाल चिल्ड्रंस एक्ट। ये सब 1924 के बीच बीच में ही बने थे सारे के सारे एक्ट उस टाइम पर। और उसी को लेकर के जब ज्यादा उभार के आया, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने फिर इस डीआरसी को बना दिया। ऐसे ही आया था बॉम्बे चिल्ड्रंस एक्ट। ये आपका 1922 में आया था। और ये जो बंगाल वाला था वो भी 1922 में ही आया था। ठीक है। चलो ये तो हो गई, आपकी बात समझ में आ गई कैसे कैसे हुआ। तो ये उस टाइम की बातें हैं। और इंटरनेशनल कन्वेंशन आपको पता चली कैसे है यहाँ पर। तो उसको डीआरसी के नाम से कन्वर्ट करके अब सीआरसी, दोनों जेनेवा कन्वेंशन ही कहलाती हैं, क्योंकि इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए, एक और इसी प्रकार की एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, लिखिए, जिसको विजिंग रूल के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाता है प्री के सवाल में, जब अगर क्वेश्चन आएगा तो बताओ विजिंग रूल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें चार ऑप्शन आएंगे, उसमें से कुछ पूछेगा। ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। तो लिखिए, विजिंग रूल किसको कहा जाता है? लिखिए, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर, मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस
1985। अब मैंने आपको यूएन का, यूएन ने जब सीआरसी लाई थी उससे पहले ही विजिंग रूल ऑलरेडी चाइना में, विजिंग आपको पता है ना कहाँ पे है, कहाँ पे विजिंग, चाइना की राजधानी है विजिंग, है ना। तो वहां पर विजिंग रूल उस नाम से जाना गया क्योंकि बच्चों के जो जुवेनाइल्स हैं उनके उनको जस्टिस प्रोवाइड कैसे कराया जाए और उनके लिए क्या से क्या अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था उस टाइम पे, प्राइवेटाइजेशन आ रखा था। लेकिन ये सारी चीजें उस टाइम पर जोड़ी गई जिससे क्या है बच्चों को उनका प्रोटेक्शन उनका संरक्षण किया जा सके। तो जगह जगह पर ये कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आती हैं, तो उन रूल रेगुलेशंस को भी इंटरनेशनल कन्वेंशन में जोड़ा गया। इन सब का जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, ये मेन बात समझ लो इसके बारे में, क्योंकि ये हर एक बात कहां लिखी हुई है, आपके जेजे एक्ट में। ये जो रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, चाहे वो विजिंग रूल के हों, चाहे वो आपकी सीआरसी बनी हुई हो, इनके सारे रूल रेगुलेशंस कहां फॉलो किए हैं हमने, जेजे एक्ट में। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने उनको अडॉप्ट किया है। सिग्नेचर कर देते हैं ना अपन, जब किसी इंटरनेशनल लॉ को आप अडॉप्ट कर लेते हो अपने स्टेट के अंदर, तो आपको उसको उसके गाइडलाइन के अनुसार अपने लॉ बनाने पड़ते कि नहीं बनाने पड़ते। लेकिन जब जब वो दोनों ही कंसिस्टेंट हो, मतलब हमारा संविधान के अनुसार वो भी चल रहा हो और हमारे नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, तभी आप पैरेलल काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही एक और लिखिए, एक होती है हेग कन्वेंशन। अब आपने एक चीज तो सुनी होगी, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पीड़ित हैं, जैसे बाढ़ के पीड़ित हैं, कहीं पे वॉयलेंस हो गया, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई, या किसी धर्म विशेष की लड़ाई हो गई, या किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनके माता पिता मर जाते हैं तो बच्चा बचा बच। या आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो समझ सबको पता ही है, शहर में रह रहे हो आप। तो कोई क्या होता है, बिना शादी की किसी के बच्चा हो गया, तो अब वो क्या हुआ कि वो महिला जो है, लड़की जो है, वो उसे छुपाना चाहती है, तो उसे क्या करते हैं, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, डस्टबिन में फेंक दिया, कहीं पे सड़क पे पड़ा है, कहीं जंगल में मिला है, और वो भी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, या 4 दिन का बच्चा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का क्या करें? अब वो बच्चा तो जिंदा है, भाई मर जाता तब तो बात अलग थी, लेकिन वो बच्चा जिंदा है तो उसका करोगे क्या? भाई संस्थाओं को तो भर नहीं सकते आप चाहे कितनी एनजीओ बना दो, कितनी इंस्टीट्यूशन बना दो, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बना दो, लेकिन बच्चे की जरूरत किससे हो सकती है? एक फैमिली एनवायरनमेंट से। उसको क्या चीज चाहिए? केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी तरीके के ऐसे पेरेंट्स तो हो जो उसे अडॉप्ट कर सकें। तो हमारे यहाँ पर ये जो अडॉप्शन वाला सिस्टम है ना, ये आज से नहीं है। गोद लेने का प्रावधान ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपने देखा होगा आज भी गांव में है, और ये नियम तो अब बनाए हैं गोद से रिलेटेड, हिंदू लॉ के अंदर भी है, लेकिन हमारे ये चीज पहले से ही कंसेप्ट है, लेकिन इन्होंने इसको जेजे एक्ट में कुछ टाइम पहले ही जोड़ा है। और इसको कहा जाता है, जो गोद लेने का सिस्टम आया है ना, वो आया है हेग कन्वेंशन से। पहले तो हमारे इंटर कंट्री था। मतलब क्या है इसका? दो शब्द होते हैं, इंटर कंट्री और एक होता है इंट्रा कंट्री। इंटर कंट्री का मतलब क्या होता है बताओ? सर कंट्री दो कंट्रीज के आपस में इंटर कंट्री हो जाएगा। मतलब बिटवीन कंट्रीज, दो देशों के बीच में। लेकिन हमारे सिस्टम क्या था? इंट्रा कंट्रीज, कंट्री के अंदर ही। हमारे कंट्रीज कौन सी हैं? जैसे कि आपको अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना है, आप हरियाणा के हो, और बच्चा कहाँ का अडॉप्ट करना चाहते हो? राजस्थान का, तो आप अडॉप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर ही तो हो रहा है। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप अडॉप्ट करते हो, जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो हमारे यहाँ के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। बात समझ में आ रही मेरी? तो उसी के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसको कहा गया हेग कन्वेंशन। लिख लीजिए, हेग कन्वेंशन। इसी के माध्यम से हमारे यहाँ पर एक कानून आया जिसको कहते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर कंट्री अडॉप्शन, लिख लीजिए। क्लियर हो गई बात यहां तक की? अब आपके सामने ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की बात है, ठीक है। एक और एक और आया था, उसको लिखिए फटाफट से।
एक और ट्रिटी हुई थी उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर, उसे लिखिए। यूनाइटेड नेशन या यूएन लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन रूल्स या यूएन रूल्स, जैसा भी लिखना चाहो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल, देखिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल लिबर्टी। भाई बच्चों को भी तो आजाद होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, और उनका प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण भी करा जाना चाहिए। तो उसके भी कुछ नियम कायदे कानून यूएन ने बनाए थे। ठीक है। अब आपको पता ही है यूएन जब बना है तो वो जो बना है वो हमारे 1945 44 के अनुसार, 46 के पास आसपास बना है। ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हुई हैं उसको लेकर के ये जो कानून आया था, मतलब ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है वो 1990 में हुई है। ये सारी की सारी ट्रीटीज को हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है। अब आती है बात कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई यूएनसीआरसी आपने कब अडॉप्ट करी है, उसके लिए लिख लीजिए 11 दिसंबर, लिखिए 11 दिसंबर 1992, 1992, 11 दिसंबर 1992 में हमने इसे अडॉप्ट किया था। ठीक है। ये सवाल जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब आपके सामने इंडिया के लॉ में आते जाते हैं। ये तो बाहर के लॉ हो गए, इंटरनेशनल लेवल के हो गए। अब नेशनल लेवल पर हमने क्या लॉज बनाए थे आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन से लॉज बनाए थे। तो आपको पता ही है जब हम रियासतों में बटे हुए थे, लॉ तो हमारे पास तब भी थे। मद्रास चिल्ड्रन एक्ट बना दिया, बॉम्बे चिल्ड्रंस एक्ट बना दिया, बंगाल चिल्ड्रंस एक्ट बना दिया, बॉम्बे चिल्ड्रन, सारे बना रखे थे। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए थी, रियासतों में और राज्यों में, प्रोविंस, उसे कहते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स में बटा हुआ था, है ना। तो अब उसको हमने क्या कर दिया, रियासतों को एक कर दिया। आपको पता ही किसने किया था, आपके लोह पुरुष ने। क्या उनका नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उन्होंने 565 रियासतें जो हैं उनको एक कर दिया। और सारे की सारे, आपका पहला चैप्टर जो संविधान का है वो क्या बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसी के अंदर फर्स्ट शेड्यूल जब पढ़ते हो तो उसमें बता रखा है कि 28 स्टेट हैं। अब यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरी 8। ठीक है। और एक्वायर हमने कोई लॉ, एक्वायर कोई प्रॉपर्टी हमने कर नहीं रखी। ठीक है। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया कि अब हमारा जब सब एक है तो कानून भी तो एक ही होना चाहिए सबके लिए। तो उन्होंने सबसे पहला चिल्ड्रंस एक्ट, अब उन सबको एक कर दिया। ठीक है। और एक चिल्ड्रन एक्ट बनाया पूरे भारत के लिए, वो बना था चिल्ड्रंस एक्ट 1960। सबसे पहला कानून भारत में, लिखिए, चिल्ड्रंस एक्ट 1960। इसी में सबसे पहले आपके सामने चिल्ड्रन कोर्ट की बात की गई थी, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की बात की गई थी। इसके अंदर जब शब्द यूज किए गए थे चिल्ड्रंस एक्ट 1960 में, तो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड बना था इसमें उस टाइम पे, और चिल्ड्रन कोर्ट की भी स्थापना इसी के तहत हुई थी। यहां तक की बात क्लियर है क्या। अब आपके सामने एक और चीज आ गई है, 1960, मतलब ये था आपका चिल्ड्रंस एक्ट। ठीक है। दूसरा क्या बन गया था, इसे हटा दिया था, फिर क्या बना दिया हमने अलग से, जे एक्ट। फिर एक और बनाया हमने, जे एक्ट। उस टाइम पर इतनी ट्रिटीज हमारे सामने नहीं थी, लेकिन जब नेशनल इंटरनेशनल ट्रिटीज को हमने जब अडॉप्ट किया तो उसके अनुसार हमें लॉ बनाना था। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी, तो फिर हमने क्या बनाया उसके अनुसार, 2000 का एक्ट। लेकिन बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी तो सही, लेकिन हमने उनको क्या किया, अमेंडमेंट और रूल्स के जरिए क्या कर दिया था, सही कर दिया था। और ये रूल्स रेगुलेशन जो है आपके 2005 में और 2006 में आए थे, आपको पता हो तो। ठीक है। लेकिन लेकिन हुआ क्या, आपको पता ये निर्भया कांड हो गया था उस टाइम पे। निर्भया कांड की वजह से क्या हुआ था, 17 साल का जो व्यक्ति था जिसने रेप किया था, और उसका ज्यादा रोल माना जा रहा था, लेकिन उसको सजा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जुवेनाइल की कैटेगरी में आ रहा था, है ना। वो चाइल्ड की कैटेगरी में आ रहा था, तो जे एक्ट अप्लाई होता है तो उसको ना तो कोई सजा हो सकती है।
इसी चक्कर में क्या किया उन्होंने कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिसमें चाइल्ड को क्या किया जाए, एज अ अडल्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए। और ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बाहर के जो विदेश के जो कानून है उनमें भी 16 साल के बच्चे को ही चाइल्ड माना गया है। बहुत सारे ऐसे कानून है वहां पर जहां पर 16 साल के बच्चे को ही चाइल्ड मानते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसका नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच्योर हो चुका है ऑलरेडी। तो वो कहते हैं कि भाई पहले तो इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर सारे बच्चे ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी मैच्योर होते हैं। तो 16 से 18 के साल के एसी को लेकर के क्राइम ब्यूरो की आपकी रिपोर्ट भी आई थी, उसी टाइम पर आई थी 2013 के करीबन। उसके अंदर देखा गया तो पता चला कि 16 से लेकर के 18 साल के बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं, और सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम में इन्वॉल्वेंस उन्हीं की है। तो ये तो देख करके सरकार भी चौंक गई, और पहले ही उसके बारे में पता चला तो सरकार की वैसी थू थू हो रही थी उसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई ऐसे कैसे कानून है इनके कि इतना ब्रूटल रेप हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, कि सुप्रीम कोर्ट भी धाराशायी हुआ पड़ा है कि उसको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसके आधार पर काम करता है, कानून के आधार पर। तो कोई सजा देने वाला ही नहीं था उसे। फिर उसी के लिए उन्होंने क्या किया कि जब ऐसा लगने लगा तो उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार करा, HDR मिनिस्ट्री ने, HRD मिनिस्ट्री, सॉरी, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है आपकी, उसने क्या किया, आपके लिए एक कानून का बिल पारित किया। ड्राफ्ट पहले ही तो रखोगे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने क्या किया, एक बिल ड्राफ्ट किया 2013 में। फिर उसके बाद उसी पे बातचीत ड्राफ्टिंग होने चालू हुई 2013 में, रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, लेकिन उस ड्राफ्ट को रखा गया 2014 में। तो वो बिल किसके नाम से आया, JJ एक्ट 2014 के नाम से आया। लेकिन उस टाइम पर उसे इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां होने की वजह से उसे वापस ले लिया, फिर से लेके आए ये। और फिर कितनी कौन सी बार लाए, फिर लाए 2015 में। तो उसी में ही थोड़े बेसिक अमेंडमेंट करके फिर से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे अभी देखा ना आपने, 2022 में लाए, फिर 2023 में दोबारा लिया है IPC, भारतीय सुरक्षा संहिता, और ये सारी चीजें उसी तरीके से इसमें भी चेंज कर दिया। और कब लिया है वापस से, 2015 में। और इसी चक्कर में इस एक्ट का नाम क्या पड़ गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब की बार जो ये एक्ट बिल जो पेश किया गया था वो मेनका गांधी की तरफ से पेश किया गया था, जो विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उससे डील करती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ऐसे करके आपके सामने 2015 का ये एक्ट आ गया था। तो ऐसे आपको समझ में आ गया, एक तो नेशनल लॉ कौन कौन से बन गए थे हमारे पास, तो ये थे आपके नेशनल लॉ। ठीक है, चिल्ड्रंस एक्ट 1960, 1986 और 2000। अब कौन सा जोड़ गया आपके सामने, 2015। ये तो हो गए नेशनल लॉ। और इंटरनेशनल ट्रीटीज समझ में आ गई कहां कहां से आई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके सामने अब है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां प्रावधान है। तो ये आपके प्रावधान जो मैंने लिख दिए थे, जैसे कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है। आर्टिकल नंबर 39 में भी इस तरीके का प्रोविजन बता रखा है, जहां पर वर्कर की हेल्थ को लेकर के बात की गई है, कि वर्कर की हेल्थ मतलब हजार्डियस नेचर का कोई एक्ट ऐसा ना हो जो बच्चों से और महिलाओं से करवाया जा रहा हो, उनकी गरिमा का भी ध्यान रखा जाए। इसके अंदर जब पढ़ोगे ना, तो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है बार बार। भाई बच्चों की भी तो डिग्निटी होती कि नहीं होती, बोलो हाँ या ना। उनको भी आप फटकार देते हो, कोई उसको इज्जत ही नहीं देता बेचारे को। तो उसको भी इज्जत देने की बात की गई है कि भाई वो भी, उसका भी दिमाग है, उसके पास भी इमोशंस हैं, उसकी भी डिग्निटी है, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो इसी को लेकर के यहां पर सेक्शन नंबर यो ये आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज ई है। इसमें जो हजार्डियस ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे कि माइंस के अंदर बच्चों को काम करवाया जाता था, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, अभी बच्चा जल जाए तो क्या होगा, हजार्डियस नेचर के जो भी एक्ट होते हैं उनसे उनको रोकने की बात की गई। यही नहीं, आपको अगर पता हो तो आर्टिकल नंबर 24 भी इसी तरीके की बात करता है, आपको पता हो तो पढ़े ना, आर्टिकल नंबर 23, और कौन सा है, 24, उसमें भी इसी तरीके की बात लिखी हुई है कि भाई बच्चों से लेबरिंग ना करवाई जाए, अगर कहीं पे भी मिले तो उठा लाओ उस बच्चे। ठीक है, इसलिए बार बार हर जगह पर जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनके ऑफिसर्स को ये कहा जाता है कि आपके यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा दिखे तो उसे ले लीजिए। ठीक है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपके सामने एक तो आर्टिकल आ गया 39E, और दूसरा कौन सा है, 39F। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 45। 45 क्या कहता है बताओ, आर्टिकल नंबर 45 के बारे में क्या पढ़ते हो।
फ्री एजुकेशन के बारे में सुना है कभी? राइट टू फ्री एजुकेशन, ये राइट कब था? फंडामेंटल राइट के अंदर जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल है? 21A। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 21A। पहले ये किस में कन्वर्ट था? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पर 14 साल तक के बच्चे को क्या दी जाती थी? एजुकेशन दी जाती थी, वो भी फ्री। फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट जो था आपका यहाँ पर था। इसका मतलब बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, लेकिन ये एनफोर्सेबल तो नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर है कि नहीं है? आज के टाइम पर है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में से कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की गई आर्टिकल नंबर 47 के तहत। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसके बगल में लिख लीजिए 86 अमेंडमेंट 2000। कौन सा है? 86 अमेंडमेंट लिखिए, 86 अमेंडमेंट 2002 लिख लीजिए। हाँ, 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये फंडामेंटल राइट के अंदर जोड़ा गया था फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो आपको काफी सारे आर्टिकल्स की नॉलेज हो गई, कहां कहां से किस किस तरीके की। अब ये चीजें ही आपसे प्री में घुमा करके पूछी जाती है। अब ये चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ ले, चाहे आपसे जेजे एक्ट में पूछ ले, चाहे कहीं से भी कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो सेम यही जनरल प्रोविजंस आपके सामने बार बार आएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब इसमें जो मेन बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर ये जो लॉ है आपका, ये जस्टिस की बात कर रहा है, तो ये क्रिमिनल लॉ है। कैसा लॉ है? इसका नेचर कैसा है? क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा है ये आपके सामने, है ना। इसमें बहुत सारे प्रावधान जो है वो मिसलिनियस भी है, जैसे अडॉप्शन के रिगार्डिंग, बच्चों से रिलेटेड है तो राइट्स वाइट्स सारी चीजें बता रहा है ये आपको। लेकिन मेन जो बात है इसकी, वो क्या है उसको समझिए। इसमें जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सारी चीजें होती है, वो किस आधार पर होंगी, कहां पे बता रखी है वो प्रोविजन? इसमें तो कुछ नहीं बता रखा ऐसा। तो वो सारी चीजें जो है, वो प्रक्रिया जो है, वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होती है। क्लियर हो रही बात? यहां पर जो स्पेशल लॉ, देखो ये क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? क्रिमिनल, और दूसरा क्या है? चाइल्ड। दो चीज आ गई ना। तो इसका स्पेशल लॉ की कैसे पता चल रहा है कि स्पेशल सब्जेक्ट मैटर ऑन जनरल लॉ? अब क्या होगा कि सीआरपीसी और जेजे एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो जीतेगा कौन? जेजे एक्ट जीतेगा, क्योंकि प्रेफरेंस, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? अगर स्पेशल उसमें लॉ। कुछ, हाँ, उसमें कुछ भी बात दे रखी है और इसमें कुछ बात दे रखी है, तो जीतेगा कौन? इसकी पहले प्राथमिकता दी जाएगी ना। इसी चीज के बारे में ऐसे ही आपके सामने पॉक्सो एक्ट आता है, पॉक्सो में बहुत सारे प्रोविजंस बता रखे हैं आपको। सेम ही कंसेप्ट चलते हैं, इसलिए आपको तीन चीजों के बारे में, इसको मैं सीआरपीसी में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। जनरल, स्पेशल और लोकल लॉ के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जनरल जो सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, सब सब्जेक्ट मैटर पे काम करे। स्पेशल जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे काम करे, जैसे चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है और क्रिमिनल से बात कर रहा है। लोकल लॉ जो कि पर्टिकुलर टेरिटरी पे काम करे। ठीक है, इसी के बारे में आपको सीआरपीसी में भी स्पेशल प्रोविजंस पढ़ने को मिल जाते हैं। सेक्शन नंबर 4 जो है और सेक्शन नंबर 5 जो है, 7 क्लोज के बारे में बात करता है, जिसके बारे में आज हम डील करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए अब लिखिए इसके बारे में, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली इसको? प्रेसिडेंट जो है, देखिए, अब यहीं से वापस से पढ़िए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रंस एक्ट 2015, है ना। अब इसके अंदर कुछ शब्द लिखे होते हैं जिनके मतलब आपको जानने होने चाहिए, और इसको बोलते हैं साइटेशन ऑफ दिस एक्ट, या साइटेशन। साइटेशन जो आपने पढ़ा होगा, हर एक जजमेंट की साइटेशन होती है ना, उस पर उसका साइटेशन का मतलब होता है एड्रेस। वो एड्रेस लिखा होता है कि ये जजमेंट किस बुक के अंदर, कहां पर, कौन से पेज पर मिलेगा, ऐसा लिखा था ना उसमें। एसएससी, जैसे कि केशवानंद भारती का केस पढ़ते हो तो 1973 का केस था, जजमेंट आया था कौन से नंबर से, 1400 कुछ कुछ 73 पे या 72 पे वो मिलता है पेज नंबर पे। तो वो सारी चीजें जो है ना, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जब आप लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की साइट पे जब जाओगे ना, तो आप या तो उस पर साइटेशन नंबर पूछेगा आपसे एक्ट का, या पूछेगा कौन से ईयर में आया है, या वो पूछेगा हिंट नंबर दीजिए कि किस नाम से उसे जाना जाता है, ऐसे पूछता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, और लिखा आता है एक्ट नंबर, फिर लगाता है प्रेसिडेंट असेंट, फिर आता है एनफोर्समेंट डेट। इनको अलग अलग नाम से और जाना जाता है। जैसे प्रेसिडेंट असेंट को अडॉप्शन डेट के नाम से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता?
इसे इनेक्टमेंट डेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम हैं, प्रेसिडेंट की असेंट, लिख लीजिए, एक तो प्रेसिडेंट असेंट, दूसरा बोला जाता है अडॉप्शन डेट, और तीसरा क्या बोला जाता है इसे, बोलो, enactment date. इनेक्टमेंट। अधिनियमित पारित जब होता है तो प्रेसिडेंट ही तो करता है, जैसे ही वो बिल से एक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे अधिनियम बोलने लग जाते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं अधिनियमित होना उसका। तो जैसे ही उसने इनेक्टमेंट कर दिया, तो अब उसका असेंट होने के बाद क्या होता है, पब्लिकेशन ऑफिशियल गजट के अंदर। जैसे कि अभी आपके कल ही ऑफिशियल गजट के अंदर आ गए, गजट ऑफ इंडिया जो है आपका, उसके अंदर ऑफिशियली उनको अनाउंस कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। तो उसने सिग्नेचर कर दिए तभी तो वो पब्लिश हुआ ना। तो जिस दिन पब्लिश हुआ है वो यहां पर आता है। तो प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली इसको, 31 31st December 2015 को। 15. लेकिन एक्ट नंबर कब जोड़ा गया, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 2000। 16. अब पता चल रहा है क्यों ऐसा हुआ। अगर ऐसा होता कि 31 दिसंबर 2015 को ही अगर मिल रही थी, तो यहाँ पर जो पब्लिक एक्ट नंबर लिखा रहा है इसका, वो दो ऑफ 2 ऑफ 2015 ही लिखाना चाहिए था ना, नहीं लिखाया। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है इसके पीछे, क्योंकि उस दिन असेंट मिली थी, पब्लिकेशन तो दूसरे दिन हुई है उसकी। क्लियर हो रही बात। 1 जनवरी 2016 को ही पब्लिश किया गया है ये। क्लियर हो रही बात। अब देखिए एनफोर्समेंट डेट। अब ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अब इसने कब दी अपनी, तो इसने कहा कि भैया 16 जनवरी, से 15 जनवरी है ना। वही लिख रहा हूं, 15 जनवरी 2016। अब जितनी सवाल मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपके प्री के एग्जाम में काम आते हैं। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई अब तक, यही आपकी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। आपकी जब प्रियम्बल तो पढ़ा है ना आपने, इस जे एक्ट की जो प्रियम्बल है उसको जब आप खुद खोल के देखोगे, तो जो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, जिन जिन चीजों के बारे में मैंने बताया है, वो सारा का सारा इसी जे एक्ट की प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अलग से कुछ नहीं बताया है मैंने आपको। इसलिए मैं कह रहा था कि हर एक चीज, इसके बेसिक अगर आधार को समझ लिया तो ये कानून आपके लिए आपकी मुट्ठी में होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे पढ़ने में। अब तुम्हें हिस्ट्री भी समझ में आएगी, कैसे कैसे इसे पढ़ा जा रहा है, कैसे इसे समझा जा रहा है, तो उसकी प्रीएम्बल अब याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गई यहां तक की बातें। इस हेग कन्वेंशन का फुल फॉर्म लिख लो फटाफट से। हेग कन्वेंशन की फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसका पूरा नाम क्या है, लिखिए। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, मैंने उसको वैसे तो इन शॉर्ट टर्म में लिखवा दिया था। इंटर कंट्री अडॉप्शन का कंसेप्ट जो है आपका बाहर से हेग कन्वेंशन से लिया गया है, अपने यहाँ पर नहीं था ये पहले। लेकिन फिर भी इसका जो मेन नाम है वो लिख लीजिए। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इंटर कंट्री अडॉप्शन लिख दिया। अब आपसे जो सवाल आता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ डिफरेंस बिटवीन इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री अडॉप्शन। लिख लो ये सवाल। डिफरेंस बिटवीन इंटर कंट्री अडॉप्शन एंड इंट्रा कंट्री अडॉप्शन।
देखिए इसका सेक्शन नंबर 1 पढ़िए। सेक्शन नंबर 1 को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल भी मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा का पूरा नाम समझा चुका हूँ, इसका इंटेंशन समझा चुका हूँ। एक्सटेंट की जब बात आती है तो आज के टाइम पर होल ऑफ इंडिया पर ये लागू है, मतलब पूरे भारत पर लागू है। और भारत का मतलब जो है आर्टिकल नंबर 1 में पढ़ने को मिलता है कि कहां पर ये लागू होगा। बात समझ में आ रही मेरी? मैंने इसके बारे में हमेशा बताया है कि भारत क्या है। होल ऑफ इंडिया लिख रहा है ना, तो इंडिया को डिफाइन कहाँ किया गया है? तो इंडिया को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के अंदर उसका जो क्लॉज 3 है वो एक्सप्लेन कर रहा है सारी बातों को। क्लॉज 2 तो कहता है कि ये स्टेट, आर्टिकल नंबर 1 का जो क्लॉज 1 है वो तो कहता है इंडिया दैट इज अ भारत। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या बोले जाता है इसे? यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब यूनियन जो है ये स्टेट से मिलकर के बनी है। 28 स्टेट का एक यूनियन है ना, लेकिन इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिका के अंदर उन वो संधि से जुड़े हुए हैं, हम संधि नहीं है, हम मर्ज हो रखे हैं एक दूसरे से, कभी इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 का क्लॉज 3 क्या कहता है? यहां पर ये बताता है कि इसके अंदर स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी होगी और एक्वायर्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा लॉ बना करके कोई चीज को अडॉप्ट कर ले, जैसे कि युद्ध कर लिया हमने किसी देश से और युद्ध में हमने कोई धरती जीत ली, तो हमारी एक्वायर्ड हो गई ना वो जगह। तो हम उसे एक्वायर कैसे करेंगे? पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू। उसके बारे में आपको आर्टिकल नंबर 2 पढ़ने को मिलता है। अब ये तो ज्यादा हो जाएगा, खैर जे एक्ट पे ही आते हैं। तो आपको एक्सटेंट समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए आगे देखिए। अब देखो यहां पर लिखा है केम इन टू फोर्स, कब ये इन्फोर्स होगा? तो आपको इन्फोर्समेंट के बारे में तो पता ही है इसके, कब है? 15 जनवरी 2016। दूसरा देखिए नॉट विद स्टैंडिंग वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है। अब यहीं से ही कंसेप्ट चालू होता है, देखो क्या लिखा है इसमें। वैसे तो कोई भी क्राइम अगर हो जाए किसी के साथ तो आप क्या पढ़ते हो? क्राइम हो जाए तो सीआरपीसी लेते हो, आईपीसी उठाते हो, और कोई लॉ उठाते हो। लेकिन इसी चक्कर में इसने क्लॉज 4 में सब्जेक्ट मैटर को एक्सक्लूसिव बना दिया है कि इसका सब्जेक्ट मैटर इसने डिफाइन कर दिया है कि किस पर ये एक्ट लागू होगा। इसी को तो बार बार मैं समझा रहा था, सीसीएल और सीएनसीपी क्यों बता रहा है बार बार। और कल भी मैंने बताया था सेक्शन नंबर 1 ही एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन देता है इसके बारे में। देखिए पढ़िए इसको क्या लिखा है। केवल ये जो एक्ट है लिखा है कि कोई भी लॉ नॉट विद स्टैंडिंग जब लिखा आता है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हिसाब से इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ? कोई जानता है ये? नॉट विद स्टैंडिंग कब लिखाता है? इसे बोला जाता है, सर लिख लीजिए, एक्सटेंट क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। लिखिए, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में बोला जाता है इसे नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज के नाम से जाना जाता है। इसे सुप्रीम क्लॉज भी कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। मतलब जो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो सबसे पहले यूज किया जाएगा, उसी की बात मानी जाएगी, चाहे कहीं पर भी कोई बात दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए लिखा है कि कहीं पर भी किसी लॉ में कोई भी बात अगर दे रखी है तो उसका प्रभाव इस लॉ पर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो किसके बारे में बता रहा है? तो कह रहा है दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल मैटर्स। अब यहाँ पर मैटर्स बता रखे हैं, तो पहला क्या बताया है? सीएनसीपी के बारे में, सीएनसीपी से रिलेटेड कौन कौन से मैटर्स हैं उनके बारे में। दूसरे में बता रखा है सीसीएल के बारे में, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स हैं, जैसे उनका रिहेबिलिटेशन करवाना है, उनको उनके साथ कोई भी उनको इम्प्रेजनमेंट देनी है, क्या उन कहाँ पे रखना है, वो सारे मैटर्स कौन डील करेंगे? ये एक्ट ही डील करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है। इसके बारे में आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू। अब यहां तक कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो।